नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं मुन्ना कुमार। नाउ आज की सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या देखने को आपको मिलेंगे। इसमें पोल्ट्री टॉपिक वाइज देखेंगे, फिर करेंट प्लस स्टैटिक्स जो कि डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद करेंट रिवीजन भी करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज पहला है भारतीय संविधान में टॉपिक भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में है, पहला देखते हैं। पहला में है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है सभी अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो कि अमेरिकी संविधान से, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात सभी अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। दूसरा देश है जिसमें ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। तीसरा आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को जो मनोनयन करते हैं, ये सभी दिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। बढ़ते हैं चौथे देश की ओर। चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी आपातकाल के दौरान जो भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है वो जर्मनी के संविधान से। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, ये कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, जो राज्यपाल की नियुक्ति में विषय होता है, नियुक्ति का जो विषय होता है उसकी प्रक्रिया जो है वो कनाडा से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो होता है वो कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है, ये जो लिया गया है जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जो भारतीय संविधान का आज की टॉपिक था। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा हाल ही में ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी आर्थिक मंच और डी है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिटेल्स। हाल ही में यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसमें अरबपतियों की वैश्विक न्यूनतम कर और कर चोरी से निपटने के उपाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। कर चोरी क्या होता है? तो आय को कम दिखाकर, कटौतियों को बढ़ाकर, ऑफशोर्स अकाउंट में पैसा छिपाकर, धोखाधड़ी वाले तरीकों का उपयोग करके सरकार को देय करों का भुगतान न करके अवैध कार्य करना, उसे कर चोरी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, धनी व्यक्तियों द्वारा ऑफशोर टैक्स इवेशन का सामना करने के लिए सूचनाओं का स्वचालित आदान प्रदान 2017 में शुरू किया गया ताकि टैक्स की जो चोरी होता है वो बचाया जा सके। चौथा पॉइंट में है, वैश्विक न्यूनतम कर पूरे विश्व में परिभाषित कॉर्पोरेट आय के आधार पर है। जो पूरे विश्व में न्यूनतम टैक्स जो है वो परिभाषित किया गया कॉर्पोरेट आय के आधार पर एक मानक न्यूनतम कर दर लागू करता है, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके विदेशी मुनाफे पर 15% का कॉर्पोरेट न्यूनतम कर प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं। आगे, कर चोरी रोकने हेतु सरकारी उपाय।
जो है वो क्या क्या लिया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला जो है वो है ई चालान के बारे में। ई चालान है, ई चालान एक ऐसी प्रणाली है जहां जीएसटी पोर्टल पर आगे उपयोग हेतु B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस चालान और कुछ अन्य दस्तावेजों को वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित किया जाता है। ई चालान में जीएसटी परिषद ने सितंबर 2019 में अपनी 37वीं बैठक में ई चालान के मानक को मंजूरी दी थी 2019 में। दूसरा पॉइंट है कर चोरी के सरकारी उपाय में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसमें बताया गया है आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास करता है जिन्होंने आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ दिया है। जो देश छोड़ दिया उसके लिए ये जो नियम है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और लगाया जाता है। अधिनियम में सूचीबद्ध कुछ अपराध हैं जो इस प्रकार होते हैं: नकली सरकारी स्टैंप या करेंसी बनाना, चेक अस्वीकृत करना, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रेडिटर्स के साथ धोखाधड़ी वाले लेन देन करना। ये सभी जो आते हैं आपको इसमें भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। सबूतों का भार, अब सबूत जो है वो कौन प्रकाशित करेगा? तो एक व्यक्ति जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने का आरोप है उसको साबित करना होगा और ये साबित करता है सरकार की ओर से ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निर्देशालय। तो ईडी का जो कार्य है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। यानी ईडी क्या है? तो वित्तीय जांच एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करते हैं। इस निर्देशालय की उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुई जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 फेरा जिसे बोलते हैं के तहत विनियम नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक परिवर्तन इकाई का गठन किया गया यानी ईडी का गठन किया गया। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निर्देशालय कर दिया गया यानी 1957 में। उसके पहले प्रवर्तन इकाई के नाम से जाना जाता था। ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है। तो पहला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो 1999 में बना था यानी 1999 में बना था, इसको लागू करता है। धन शोधन निवारण अधिनियम जो कि 2002 है, इसको लागू करता है, ईडी के द्वारा किया जाता है। आगे है तीसरा पॉइंट है काला धन। काला धन क्या होता है? तो काला धन के बारे में बताया गया अघोषित विदेशी आय और संपत्ति कर अधिरोपण अधिनियम 2015। इसके अंतर्गत विदेशी आय को छिपाने पर दंड का प्रावधान करता है, इस अधिनियम के अंतर्गत होता है। यानी आप काला धन यदि छुपाते हैं तो, और विदेशी आय के संबंध में कर से बचने के प्रयास को अपराध के दायरे में शामिल करता है इस अधिनियम के अंतर्गत। यानी कि काला धन का अधिरोपण अधिनियम 2015 के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अघोषित यानी जो घोषित नहीं किया जाता विदेशी संपत्ति होने का प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट प्रमाण प्राप्त होता है तो संबंधित व्यक्ति को 30% की दर से कर का भुगतान और इसी के बराबर दंड राशि का भी भुगतान करना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है। फिर जानबूझकर की गई कर चोरी के लिए 3 से 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है इस अधिनियम में। यानी कि काला धन कर अधिरोपण अधिनियम 2015 इसके अंतर्गत ये पॉइंट थे। चौथा पॉइंट है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है। अक्सर यह मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है। इससे उत्पन्न धन को डर्टी मनी भी कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी को वैध धन के रूप में प्रकट करने के लिए रूपांतरण की प्रक्रिया है। धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988 है। इसके अंतर्गत भारत मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी है वो निवारण करता है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विशेष रूप से दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जिसे कम करने के लिए निम्न में से किसने ध्यान आकर्षित किया है? पहला ऑप्शन है धूल निरोधक, ऑप्शन बी है पार्टिकुलेट मैटर,
ऑप्शन सी है फोटोनिक प्रणाली, ऑप्शन डी विशेष रासायनिक घोल, चौथा ऑप्शन है विशेष रासायनिक घोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए धूल निरोधक। अभी हाल ही में न्यूज में है, देखते हैं इसका डिटेल्स। पहला प्रदूषण, वायु प्रदूषण का मतलब क्या है? तो वायु प्रदूषण पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति है जो वायु की गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य और समग्र पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो वायु प्रदूषण में गिना जाता है। यह है धूल निरोधक। धूल निरोधक के बारे में देखते हैं जो भी न्यूज में है। धूल निरोधक सामान्यतः कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण से बने होते हैं जिन्हें जल में मिलाया जाता है और फिर इसे सड़कों पर छिड़का जाता है। यह मिश्रण प्रभावी ढंग से धूल को नियंत्रित करता है। यह जो मिश्रण रहता है यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण के साथ में जो जल को जो बनाया जाता है मिश्रण, वो धूल को नियंत्रित करता है जिससे वायु में धूल के कणों से लंबे समय तक राहत मिलती है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ पहल हैं, जैसे पहला है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड 6 यानी BS6 जिसे बोलते हैं, जो कि वाहन से संबंधित है। इसमें बताया गया वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु गुणवत्ता के श्वसन स्तर पर पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का 20 से 30% योगदान करता यानी देता है। सबसे बड़ा हिस्सा यात्री वाहन है जो लगभग 45% CO2 उत्सर्जित करता है। आगे दूसरा है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे बोलते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित एक संकेतक है यानी सिंबल है, जनता को यह बताने के लिए कि वर्तमान में हवा कितनी प्रदूषित है या इसके कितने प्रदूषित होने का अनुमान है। जैसे जैसे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ते जाता है। WHO के नए दिशा निर्देश 6 प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर की सलाह देते हैं, यानी 6 प्रकार के हैं। तो कौन कौन है? 6 सामान्य प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 है। ओजोन जिसे O3 कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO शामिल है, यानी 6 प्रकार के हैं। देखते हैं AQI से परिभाषाएं और इसके रंग, स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव और इसका जो अंक है वो कितना से कितना के बीच में रहता है, तो कैसा अनुमान लगाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला बताया गया है गहरा हरा जब रहेगा, यानी गहरा हरा का मतलब है न्यूनतम प्रभाव, जिसका पॉइंट रहता है 0 से 50 के बीच में, यानी कि कोई ज़्यादा प्रभावित होने वाला यानी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। फिर है हल्का हरा, यदि हल्का हरा कलर रहते हैं तो इसका मतलब है संवेदनशील लोगों को सांस लेने में मामूली परेशानी हो सकती है, यानी कि संतोषजनक, जिसका पॉइंट होता है 51 से 100 के बीच में। तीसरा है पीला, यदि कलर पीला है तो यह अस्थमा जैसे फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है और हृदय रोग वाले लोगों, बच्चों और बड़े वयस्कों को परेशानी हो सकती है, जिसमें पॉइंट जो है जिसे मध्यम रखा गया है, सबसे अच्छा होता है, फिर संतोषजनक होता है, फिर मध्यम होता है जी 101 से 200 इसका पॉइंट होता है। आगे फिर कलर जो आता है नारंगी कलर में होता है लंबे समय तक संपर्क में रहने पर लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को परेशानी हो सकती है, इसका पॉइंट खराब बताया जाता है। मध्यम के बाद क्या आता है खराब, जो कि 201 से 300 तक इसका पॉइंट होता है, यानी 201 से 300 के बीच में तो खराब स्थिति है। फिर उसके बाद रेड कलर हो गया, मतलब लंबे समय तक संपर्क में रहने से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो सकती है। फेफड़ों और हृदय रोग वाले लोगों में प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकता है, जिसमें बहुत खराब स्थिति हो जाता है, जिसका पॉइंट 301 से 400 तक होते हैं। फिर उसके बाद है लाल रंग होता है, मतलब लाल रंग वो सिर्फ लाल था और नेक्स्ट जो है वो लाल रंग है। तो लाल रंग में होता है स्वस्थ लोगों पर भी श्वसन संबंधी प्रभाव पड़ सकता है और फेफड़ों या हृदय रोग से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हल्की शारीरिक गतिविधि के दौरान भी स्वास्थ्य पर प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, इसमें गंभीर स्थिति होता है, जिसका पॉइंट 401 से 500 तक होते हैं। बढ़ते हैं आगे।
आगे देख लेते हैं। एक है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में, ये भी प्रदूषण देखते हैं तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष श्री तन्मय कुमार जी हैं। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े भूकंप के कारणों का खुलासा किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला मंगल, दूसरा बुध, तीसरा बृहस्पति और चौथा वरुण। तो हाल ही में किस पर सबसे बड़े भूकंप का रिकॉर्ड का खुलासा किया गया है? तो इसका आंसर है मंगल ग्रह पर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखते हैं कुछ डिटेल्स में। मार्सक्वेक या मार्सियन भूकंप मंगल ग्रह पर होने वाली एक भूकंपीय घटना है। वर्ष 2022 में मंगल पर 4.7 यानी 4.7 तीव्रता वाला एक भूकंप दर्ज किया गया था। इसके आने का पहला संदेह पिछले उल्कापिंड जनित भूकंपों से मिलते जुलते भूकंपीय संकेतों के कारण उल्कापिंड का प्रभाव माना जाता था, यानी प्रभाव था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े भूकंप के कारणों का खुलासा किया। यह खोज वैज्ञानिक महत्व रखती है और लाल ग्रह के भूविज्ञान तथा उसकी भूकंपीय घटनाओं में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मंगल ग्रह से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। मंगल ग्रह क्रम में सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह है। इसका नाम रोम के युद्ध देवता के आधार पर रखा गया है। लाल रंग जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, जिसमें इसके चट्टानों में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल बुध के बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, यानी बुध सबसे छोटा है, उसके बाद छोटा कौन है तो मंगल है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह है, जिसे फोबोस और डिमोस के नाम से जाना जाता है। यह अत्यधिक ठंडा ग्रह है। मंगल ग्रह अत्यधिक ठंडा ग्रह है। आगे है ओलंपस, मंगल ग्रह पर स्थित है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह पर भेजे गए कुछ मिशन है, देखते हैं। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM या मंगलयान जिसे बोलते हैं, जो कि वर्ष 2013 में पहली बार भेजा गया था। उसके बाद है एस्मो मार्स रोवर, जो कि 2021 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। तियानबेन-1 चीन का मंगल मिशन है, जो कि वर्ष 2021 में। UAE का होप मार्स मिशन UAE का अब तक का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है, जो कि वर्ष 2021 में भेजा गया था। मार्स 2 और मार्स 3 वर्ष 1971 में सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कुछ पॉइंट है, देखते हैं ग्रह से संबंधित। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यानी कि वरुण। हमारे सौर मंडल में 4 पार्थिव ग्रह हैं, जिसे स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। वे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। जो ग्रह सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बने होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। सूर्य के निकटतम आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के जो निकटतम आंतरिक ग्रह है उसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह या बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा एक दुर्लभ प्राकृतिक परिघटना है? ऑप्शन ए है बॉल लाइटिंग, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी सूखा। तो दुर्लभ प्राकृतिक जो परिघटना है वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉल लाइटनिंग। बॉल लाइटनिंग के बारे में देखते हैं क्या है। बॉल लाइटनिंग एक दुर्लभ प्राकृतिक परिघटना है, जिसमें आमतौर पर आकाशीय बिजली यानी तड़ित गिरने वाले स्थान के पास एक प्रदीप्त गोल पिंड दिखाई देता है। यह बंद खिड़कियों में भी प्रवेश कर सकता है
और आमतौर पर फुसफुसाहट की ध्वनि के साथ उत्पन्न होता है, जिसकी अवधि कुछ सेकंड तक हो सकती है। यह बंद खिड़कियों में भी प्रवेश कर सकता है और आमतौर पर फुसफुसाहट की ध्वनि के साथ उत्पन्न होता है, जिसकी अवधि कुछ सेकंड तक होती है। सेम हो गया है। आगे देखते हैं। इसके अलावा इसे ग्लोब लाइटनिंग भी कहते हैं, यानी ग्लोब लाइटनिंग किसे कहते हैं तो बॉल लाइटनिंग को ग्लोब लाइटनिंग भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये पिंड प्लाज्मा से बने होते हैं। किससे बने होते हैं तो प्लाज्मा से बने होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से परिक्रमण करने वाले आयनों के साथ पदार्थ की एक आयनित अवस्था है। इस प्रकार के दिखाया गया है फोटो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर, डी 16 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ITBP की स्थापना दिवस। देखते हैं आगे बताया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP एक समर्पित बल है जो तिब्बत यानी जो चाइनीज एरिया में पड़ता है, चाइना जिस पर कब्जा किया है तिब्बत पर, के साथ लगने वाली भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, यानी ITBP है। ITBP का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर पर प्रधानमंत्री ने देश की सीमा और सुरक्षा और अखंडता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में उनके अटूट दृढ़ संकल्प एवं साहस की सराहना की। ITBP भारत की एक विशेष पर्वतीय बल है जो कि पर्वत पर रहते हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद की गई थी। शुरुआत में इस बल की तैनाती भारत चीन सीमा पर की गई थी, पर ITBP की तैनाती नक्सल विरोधी अभियानों सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु की गई है। यह बल अधिक ऊंचाई वाले बचाव और पर्वतारोहण अभियानों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बारे में देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी ये गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र पुलिस संगठन, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के रूप में जाना जाता है। इसमें असम राइफल आते हैं, जिनकी स्थापना 1835 में सबसे पुराना है, जिसे 1835 में स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इसका शिलोंग मेघालय में पड़ता है। शिलोंग मेघालय की राजधानी वहाँ पड़ता है इसका हेडक्वार्टर। BSF जो कि अगला है, BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यू दिल्ली में है। आगे हैं CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को, इसके भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुआ था। इसकी भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सशस्त्र सीमा बल SSB हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। आगे है 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है तो यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के तौर पर मान्यता दी है। आगे है 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर को ही की गई थी, इसीलिए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, जो कि खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसके महानिदेशक क्यू डोंगयू हैं वर्तमान में। 2023 में थीम है विश्व खाद्य दिवस का किसी को भी पीछे न छोड़ें, इसका थीम है 2023 की। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। इसका ऑप्शन ए है थॉमस बाक, बी है व्लादिमीर पुतिन, सी में शी जिनपिंग, डी इमैनुअल मैक्रोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमस बाक। थॉमस बाक हैं अभी वर्तमान में ओलंपिक समिति के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। थॉमस बाक एक जर्मनी के व्यक्ति हैं जो कि वर्तमान में वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति। रूस की राजधानी कहाँ है तो मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा क्या है तो रूबल रूस की मुद्रा है।
शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग स्थित है। यहाँ की मुद्रा क्या है चीन की? तो युआन। युआन यहाँ की मुद्रा है चीन की। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी आपको पेरिस में देखने को मिलेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और इसकी मुद्रा जो है वो आपको यूरो देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरोपीय कंट्री है, ईयू के सदस्य हैं, तो यहाँ की मुद्रा यूरो रहेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। गगनयान मिशन के संदर्भ में व्योम मित्र कौन है? व्योम मित्र कौन है? ऑप्शन ए मिशन कमांडर, ऑप्शन बी इसरो के आधिकारिक प्रवक्ता, ऑप्शन सी एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन डी एक प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है व्योम मित्र। व्योम मित्र के बारे में बताया गया है, कुछ पॉइंट देखते हैं। तो इसमें है कि गगनयान मिशन से पहले अगले वर्ष एक परीक्षण उड़ान की योजना बनाई गई है, जिसमें एक महिला रोबोट जो है वो अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र को साथ में ले जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 84, बी 107, सी 100, डी 121। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 107 पदक इंडिया के द्वारा जीता गया। भारत ने एशियाई खेल 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक के सहित टोटल 107 पदकों का रिकॉर्ड पदक हासिल किए, जिसमें चाइना द्वारा 201 स्वर्ण पदक जीता गया और टॉप में यानी 1 नंबर रैंकिंग में रहा चाइना। दूसरा में जापान जो कि 52 स्वर्ण के साथ। तीसरा स्थान रिपब्लिक ऑफ कोरिया 42 स्वर्ण के साथ, और चौथा में भारत, यानी भारत का जो रैंकिंग रहा वो 4th नंबर रहा 28 स्वर्ण और टोटल 107 पदक के साथ में। बढ़ते हैं आगे है 2028 में ओलंपिक किस रूप में 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो रिवीजन क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, ऑप्शन है टेस्ट प्रारूप, बी है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप, T20 प्रारूप, डी है T10 प्रारूप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, T20 प्रारूप को शामिल किया गया है। इसका डिटेल्स कुछ देखते हैं। अभी वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। BCCI के बारे में देख लेते हैं। अभी वर्तमान में क्रिकेट का मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, तो क्रिकेट के बारे में देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। फाउंड कब हुआ था, यानी स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को। इसके CEO वर्तमान में हैं अभी जियोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सन साइकिल, बी है इको पेडल, सी है सोलर राइड, डी है हेल्थ वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, हेल्थ वे नाम रखा गया है इसका। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम है हेल्थ वे रखा गया है, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हैदराबाद में किया गया। 23 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में आउटर रिंग रोड पर स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए चुनाव करवाना, बी मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, सी मीडिया को विनियमित करना, डी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, जिसका मुख्यालय यानी NHRC का मुख्यालय न्यू दिल्ली में 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, यानी NHRC के द्वारा। तो ये था आज की लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर से नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें।